हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो 2011 के अंदर पूछे गए हैं। आप लोग देख सकते हो इम्यूनोलॉजी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है फॉर डीबीटी जेआरएफ एंड बीएआरसी पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इसमें काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कल हमने देखा था 2010 के अंदर ओनली 15 क्वेश्चन ओनली इम्यूनोलॉजी से पूछे थे। 15 क्वेश्चन इट मींस 45 मार्क्स। ओके, इसके अलावा आज हम लोग देखेंगे 17 क्वेश्चंस इम्यूनोलॉजी से पूछे हैं। तो इट मींस 45 टू 50 मार्क्स ओनली इम्यूनोलॉजी वाली यूनिट कैरी करती हैं। तो ये यूनिट आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हो, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड आपने सारे क्वेश्चंस भी सोल्व कर लिए तो अभी आपका काफी ज्यादा नॉलेज बूस्ट होने वाला है। और इसके अलावा आप सारे क्वेश्चंस इजीली सोल्व कर सकते हो अगर आपने ये सारे वीडियोस कंटिन्यूअसली देखे तो। ओके, तो इसमें देखेंगे अब हम लोग 2011 से रिलेटेड क्वेश्चंस। और सीएसआईआर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है इम्यूनोलॉजी, बिकॉज उसमें सेल सिग्नलिंग वाली यूनिट के साथ इसको मर्ज किया हुआ है। तो होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन और मेसर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स और जो सेल्स होती हैं इम्यूनोलॉजी की, उससे थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते हैं। लाइक 6 to 8 मार्क्स कैरी करता है सीएसआईआर नेट के अंदर इम्यूनोलॉजी पार्ट। तो भी काफी इम्पोर्टेंट तो है ही, तो आप लोग देख सकते हो। और डीबीटी जेआरएफ के अंदर तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द साइटोकाइन दैट डाउन रेगुलेट टी सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्सेज इज। तो ऐसे कौन से साइटोकाइंस हैं जो टी सेल के इम्यून रेस्पॉन्स को डाउन रेगुलेट करते हैं? तो इंटरल्यूकिन 8 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ग्रेन्युलोसाइट मैक्रोफेजेस सेल स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, ये तीनों ही क्या होते हैं? इंटरल्यूकिन 8 और ये तीनों ही क्या होते हैं? सेल के जो इम्यून रेस्पॉन्स होता है उसको एनहांस करने का काम करते हैं। लेकिन ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा एंड इंटरल्यूकिन 10 ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, इनहिबिटरी की तरह वर्क करते हैं और इम्यून रेस्पॉन्स को इनहिबिट करने का काम करते हैं। ओके, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर बीटा एंड इंटरल्यूकिन 10 ये दोनों क्या होते हैं, इम्यून रेस्पॉन्स को थोड़ा इनहिबिट करते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन में कर रहे हैं। ओके, तो इन सब के रोल्स देख लेते हैं हम लोग। इंटरल्यूकिन 8 क्या करता है, इज एन इम्पोर्टेंट प्रोटीन रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन where it plays a key role in the recruitment of neutrophils and other immune cells to the site of infection। तो न्यूट्रोफिल्स को इन्फेक्शियस साइट के पास रिक्रूट करने का काम करता है इंटरल्यूकिन 8। और इसके अलावा इन एडिशन टू मैक्रोफेजेस इंटरल्यूकिन 8 इज आल्सो रिलीज्ड बाय एपिथेलियल सेल्स, एयरवे, स्मूथ मसल सेल्स एंड एंडोथेलियल सेल्स। तो इन सारी सेल से इंटरल्यूकिन 8 रिलीज होता है और क्या करता है, इन्फेक्शियस साइट पे न्यूट्रोफिल, हम देखते हैं कहीं पे भी इन्फेक्शन हो जाए, कुछ कट लग जाए तो वहां पे न्यूट्रोसाइट्स वहां पे मूव करती हैं और इस तरह से ब्लड क्लॉटिंग का जो फॉर्मेशन होता है वो स्टार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट है इनहिबिटरी साइटोकाइंस सच एज ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, इसके बारे में दिया है। एंड इंटरल्यूकिन 10 आर humoral factor involved in suppressive function of regulatory T cells and play critical role in maintaining immune homeostasis। तो immune homeostasis को maintain करने का काम करते हैं ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा एंड इंटरल्यूकिन 10। ओके, next है tumor necrosis factor alpha is an inflammatory cytokine produced by macrophages monocytes। मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, जब ब्लड के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम में जो सेल्स रहती हैं उनको बोलते हैं मोनोसाइट्स, और ये टिश्यू में जाके किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मैक्रोफेजेस के अंदर। कुछ स्पेसिफिक टाइप की इम्यून सेल्स होती है ये during acute inflammation and is responsible for a diverse range of signaling events within cell leading to necrosis or apoptosis। The protein is also important for resistance to infection and cancers। ओके, तो कैंसर सेल के अंदर जो सिग्नलिंग होती है उसमें भी हम लोग देखते हैं ट्रांसफॉर्मिंग ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये हम लोग अपोप्टोसिस के टाइम भी डिस्कस करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट है ग्रेन्युलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। जब स्टेम सेल हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल डिवाइड होती हैं तो उसके अंदर काफी सारे फैक्टर्स वर्क करते हैं। उसके अंदर एक फैक्टर होता है ये जीएमसीएसएफ। ओके, ग्रेन्युलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर जो लिम्फोसाइट्स प्रोजेनिटर सेल को इंड्यूस करवाता है और इसके अलावा मैक्रोफेजेस को भी इंड्यूस करवाता है। ओके,
तो also known as colony stimulating factor 2 is a monomeric glycoprotein secreted by macrophages, T cells and mast cell and natural killer cells or endothelial cell or fibroblast that function as a cytokine. Okay, तो ये cytokine की तरह भी function show करता है। तो अदर अनदर सेल से भी सिक्रीट हो सकता है ये, और इसके अलावा जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से जब इन सेल का फॉर्मेशन हो रहा होगा तब भी ये क्या करवाता है, इंड्यूस करवाता है वहां पे सेल के डिफरेंशिएशन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटीबॉडी प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क इज। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस काफी ज्यादा इजी पूछे जाते हैं इसमें से। ये हम कब से पढ़ते आ रहे हैं कि ब्रेस्ट मिल्क में कौन सी एंटीबॉडी होती है, इम्यूनोग्लोबिन ए। प्लेसेंटा को कौन सी एंटीबॉडी क्रॉस कर सकती है, इम्यूनोग्लोबिन जी, और पेंटामेरिक फॉर्म में होती है इम्यूनोग्लोबिन एम, और डायमेरिक फॉर्म में होती है इम्यूनोग्लोबिन ए। और किस चेन से अटैच्ड रहती है, वो जे चेन से अटैच्ड रहती है या फिर, तो ये सारी कॉमन चीजें हमें पता है। तो कुछ क्वेश्चंस इसमें काफी ज्यादा इजी पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के होते हैं। ओके, तो इसमें ये टेबल आपको बिल्कुल क्लियर माइंड में होनी चाहिए कि ये सारी जो एंटीबॉडीज हैं उनका फंक्शन क्या क्या है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है और उनकी स्ट्रक्चर कैसी है। लाइक इम्यूनोग्लोबिन ए के बारे में देखते हैं तो ये डायमेरिक फॉर्म में है और ये एक जे चेन से अटैच्ड रहती है। इसके अलावा जब ये सिक्रीशन में पहुंचती है, जब सिक्रीशन होता है किसी बॉडी फ्लूइड से, तो तब क्या होता है, इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा चेन आ जाती है जिसको बोलते हैं सिक्रीटरी फैक्टर या सिक्रीटरी चेन। ओके, इसके अलावा इम्यूनोग्लोबिन एम क्या है, पेंटामेरिक फॉर्म में इस तरह से रहती है। और इम्यूनोग्लोबिन ए कहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, फाउंड इन म्यूकस, सलाइवा, टीयर्स एंड ब्रेस्ट मिल्क। ओके, प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजेंस। डी का क्या वर्क है, पार्ट ऑफ बी सेल रिसेप्टर। अभी कल हमने देखा था जो नेव बी सेल होती हैं, इमेच्योर बी सेल, उसके ऊपर जो रिसेप्टर वर्क करते हैं, मेनली जो इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होती है वो होती है इम्यूनोग्लोबिन डी एंड इम्यूनोग्लोबिन एम। ओके, तो ये बेसोफिल्स और मास्ट सेल को एक्टिवेट करवाती है। इसके अलावा इम्यूनोग्लोबिन ई क्या है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन फर्स्ट का ये पार्ट है और ये क्या करती है, एलर्जिक रेस्पॉन्स में पार्टिसिपेट करती है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैरासाइटिक वर्म्स एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन। ओके, इसके अलावा इम्यूनोग्लोबिन जी है, सिक्रेटेड बाय प्लाज्मा सेल इन द ब्लड, प्लाज्मा सेल से सिक्रेट होती है और एबल टू क्रॉस प्लेसेंटा इनटू द फीटस। इससे रिलेटेड कल क्वेश्चन देखा था कि कौन सी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, तो इम्यूनोग्लोबिन जी है। उसके अलावा एम क्या है, मे बी attached to the surface of B cell or secreted into the blood, responsible for early stages of immunity। तो सबसे प्राइमरी जो इम्यून रेस्पॉन्स होता है वो जनरेट करवाता है इम्यूनोग्लोबिन एम, और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स जो जनरेट करवाता है वो होता है इम्यूनोग्लोबिन जी। ओके, जब फर्स्ट टाइम कोई पैथोजन अटैक करेगा तो उसके लिए जो एंटीबॉडी डेवलप होगी वो होगी इम्यूनोग्लोबिन एम, और जो सेकंड टाइम जो वही पैथोजन अगर अटैक करता है तो जो एंटीबॉडी डेवलप होती है वो होती है इम्यूनोग्लोबिन जी। ओके, तो ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इम्यूनोग्लोबिन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप देख सकते हो 23, 24, 25। ओके, टॉक्सिन कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स आर नोन एज। तो टॉक्सिन कॉन्जुगेटेड जो एंटीबॉडी होते हैं उसको बोलते हैं इम्यूनोटॉक्सिन। कुछ टॉक्सिन को इम्यूनोग्लोबिन के एफएबी पार्ट में या फिर उसके कांस्टेंट जो उसका कांस्टेंट रीजन होता है उसके एफएबी पार्ट में अटैच करवा देते हैं, और इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी डिजीज के डायग्नोसिस के लिए। कैंसर लाइक ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक होती है इम्यूनोटॉक्सिन जिसको बोलते हैं हर्सेप्टिन। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा ये टॉक्सोइड और ये सब क्या है, इनके बारे में भी देख लेते हैं। ए केमिकली मॉडिफाइड टॉक्सिन from a pathogenic microorganism which is no longer toxic but is still antigenic and it can be used as a vaccine, इसको बोलते हैं टॉक्सोइड। ओके, जैसे डिप्थीरिया टॉक्सिन के लिए जो टॉक्सोइड यूज करते हैं वो क्या है, इस टाइप की टॉक्सोइड है। उसके बाद रिएजिन ऑल्सो कॉल्ड homocytotropic antibody, a Prustine's antibody type of antibody found in serum and skin of allergically hypersensitive person and in smaller amounts in the serum of normally sensitive persons. Most reagenic antibodies are the
इम्यूनोग्लोबिन ई, ओके, फ्रैक्शन इन द ब्लड। तो ये रेजेनिक एंटीबॉडी क्या है इसके बारे में भी देख लिया। उसके बाद है लिम्फोटॉक्सिन। लिम्फोटॉक्सिन क्या है? इज ए मेंबर ऑफ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर फैमिली ऑफ साइटोकाइंस whose members are responsible for regulating the growth and functions of lymphocytes and are expressed by a wide variety of cells in the body। ओके, उसके अलावा इम्यूनोटॉक्सिन क्या है? इज एन आर्टिफिशियल प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ ए टारगेटिंग पोर्शन लिंक्ड टू ए टॉक्सिन। व्हेन द प्रोटीन बाइंड्स टू द सेल इट इज टेकन इन थ्रू एंडोसाइटोसिस। इसको एंडोसाइटोसिस के थ्रू इसको लिया जाता है। उसके बाद एंड द टॉक्सिन किल द सेल, उस सेल को वो टॉक्सिन क्या करेगी? किल कर देगी, अगर कोई कैंसरस सेल है तो। ओके, they are used for treatment of some kind of cancer and few viral infection। इसका ब्रेस्ट कैंसर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इम्यूनोटॉक्सिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है survival of mice exhibiting autoimmune lupus-like symptoms may be prolonged by treatment with monoclonal antibody specific for। तो ये जो सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटस एक डिजीज होती है ह्यूमंस के अंदर। इसके अलावा कुछ माइस के अंदर भी इसके लाइक सिम्टम्स अराइज हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो माइस सर्वाइव कर सकता है प्रोलॉन्ग टाइम के लिए। तो ऐसा कौन सी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का ट्रीटमेंट करें कि वो सर्वाइव करेगा? तो वो होता है CD4। ओके, टी हेल्पर सेल को अगर टी हेल्पर सेल स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज करते हैं तो वो क्या होगा? सर्वाइव करेगा प्रोलॉन्ग टाइम के लिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। CD16 क्या है? FC गामा थर्ड रिसेप्टर है जो नेचुरल किलर सेल पे प्रेजेंट रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोटॉक्सिक टी सेल जनरली रिकॉग्नाइज एंटीजन इन एसोसिएशन विद। तो ये भी काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। हमें पता होना चाहिए कि टीसी सेल के लिए जो एमएससी होता है वो होता है एमएससी फर्स्ट। जो एमएससी फर्स्ट डिटरमिनेट्स अगर किसी सेल को किसी एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है तो उसको रिकॉग्नाइज करती है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। अगर कोई वायरस इन्फेक्टेड सेल है, कैंसरस सेल है, सेल बॉडी के अंदर ही कोई सेल के अंदर कुछ टॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहे हैं या फिर सेल क्या हो गई? इन्फेक्ट हो गई, तो उसके लिए जो एंटीबॉडी जनरेट होती है वो होती है साइटोटॉक्सिक टी सेल से। एमएससी फर्स्ट उसको क्या करवाता है? डिटरमिनेंट प्रेजेंट करता है किसी भी एंटीजन को। ओके, और इसके अलावा टी हेल्पर सेल के लिए जो एमएससी प्रेजेंट करेगा एंटीजन को वो होगा एमएससी सेकेंड। ओके, तो मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स सेकेंड जो होता है वो होता है टी हेल्पर सेल के लिए CD4 प्लस को रिकॉग्नाइज करता है। इसके अलावा एमएससी फर्स्ट में जो CD8 प्लस रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल पे उसको रिकॉग्नाइज करता है क्लास फर्स्ट एमएससी। ओके, उसके बाद ये ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन ये एमएससी सेकेंड का ही पार्ट होता है, तो ये होगा ही नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच सर्कमस्टेंसेस टी सेल डेवलप एनर्जी। तो टी सेल एनर्जी से रिलेटेड आप देख सकते हो कल भी क्वेश्चन देखा था, 2019 के अंदर भी क्वेश्चन देखा था और अभी ये भी आया है। तो टी सेल एनर्जी से रिलेटेड हर ईयर के अंदर एक ना एक क्वेश्चन आते ही हैं। ओके, तो कब टी सेल एनर्जी डेवलप होती है? कुछ ऐसे को स्टिमुलेटरी फैक्टर्स होते हैं लाइक CD8, CD28 और CD80। ये क्या होते हैं? अगर प्रेजेंट नहीं हो when co-stimulatory molecules present on the antigen presenting cell fail to interact with T cell। अगर ये co-stimulatory factors T cell के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाए तो फिर क्या हो जाता है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कौन कौन सी है? बी सेल, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल, ये सारी क्या है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है और ये एंटीजन को प्रेजेंट करती है टी सेल के पास में और टी सेल फिर उसको साइटोकाइंस रिलीज करके उस जो पर्टिकुलर पैथोजन होता है उसको क्या करवाती है? डीएक्टिवेट करवाती है या फिर उसका किल कर उसको डिग्रेड करवाती है। तो उस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के जो को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अगर टी सेल के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाए तो फिर क्या होता है? टी सेल एनर्जी डेवलप हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the statement is most appropriate for the ability of an antigen for the induction of T helper cell first और T helper cell second। तो कुछ साइटोकाइंस ऐसे होते हैं जो क्या करवाते हैं? टी हेल्पर सेल फर्स्ट और टी हेल्पर सेल सेकेंड को क्या करवाते हैं? एक्टिवेट करवाते हैं। तो द साइटोकाइंस मिल्यू एट द टाइम ऑफ एक्टिवेशन ऑफ टी सेल रेस्पॉन्सिबल होते हैं टी हेल्पर सेल 1 और सेकेंड के इंडक्शन के लिए। ओके,
तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोटाइपिक डिटरमिनेंट्स आर। एलोटाइपिक डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं? इसमें देख सकते हैं कांस्टेंट रीजन डिटरमिनेंट्स दैट डिस्टिंग्विश ईच इम्यूनोग्लोबिन क्लास एंड सब क्लास विद इन ए सब स्पीशीज। ये नहीं हो सकता क्योंकि ये कौन सी टाइप का है? ये आइसोटाइपिक टाइप का डिटरमिनेंट्स है। ओके, इसके अलावा एलोटाइपिक में क्या होता है? अमाइनो एसिड डिफरेंसेस एनकोडेड बाय डिफरेंट एलील फॉर द सेम हेवी एंड लाइट चेन लोकस। अगर सेम हेवी और लाइट चेन लोकस पे जो डिफरेंट एलील्स प्रेजेंट होते हैं वो भी कौन से? कांस्टेंट रीजन पे, तो उसको क्या बोला जाता है? एलोटाइपिक डिटरमिनेंट्स। ओके, तो आइसोटाइपिक में क्या होता है? आइसोटाइपिक डिटरमिनेंट इज a characteristic for a particular species and is present in all members of the same species. Okay, variable antigenic determinant in constant region. इसके अलावा इडियोटाइपिक में क्या होता है? आर एंटीजेनिक डिटरमिनेंट्स लोकेटेड इन द वेरिएबल रीजन ऑफ एंटीबॉडी। तो आइसोटाइपिक में कांस्टेंट रीजन पे प्रेजेंट होते हैं, इडियोटाइपिक में वेरिएबल रीजन पे प्रेजेंट होते हैं, और इसमें क्या होता है? एलोटाइपिक में भी कांस्टेंट रीजन पे प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंक्शनल डाइवर्सिटी अफेक्ट प्राइमरीली द अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन। तो जंक्शनल डाइवर्सिटी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जो CDR कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन प्रेजेंट होता है। कोई भी एंटीजन अगर एंटीबॉडी के साथ बाइंड होता है तो एक स्पेसिफिक साइट होती है जिसको बोलते हैं पेराटॉप। ओके, एंटीजन जहाँ पे एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट करता है उस वाले लोकेशन को बोलते हैं पेराटॉप, और उसमें अलग अलग टाइप के CDR रीजन होते हैं, काफी ज्यादा हाईली कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन्स होते हैं। उसमें से कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन जो 3 होता है वो काफी ज्यादा स्पेसिफिक होता है फॉर जंक्शनल डाइवर्सिटी के लिए, और इसमें VJ टाइप की डाइवर्सिटी प्रेजेंट रहती है। लाइक इसमें देख सकते हैं जंक्शनल डाइवर्सिटी अकर इन द एट द जंक्शन ऑफ VJ सेगमेंट। जो V वेरिएबल और J सेगमेंट होता है वहां पे क्या होती है? ये वाली डाइवर्सिटी प्रेजेंट रहती है। दिस रीजन कोड फॉर द हाइपर वेरिएबल। ये काफी हाइपर वेरिएबल रीजन्स होते हैं। हाइपर वेरिएबल CDR3 रीजन इन एंटीजन कंबाइनिंग पॉकेट। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है chemokine receptor used by HIV for attachment during infection of T cell। तो HIV जो chemokine receptor का यूज करता है उसमें सबसे पहले ये CD4 रिसेप्टर होता है। CD4 कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? T हेल्पर सेल पे। ओके, T हेल्पर सेल पे प्रेजेंट रहता है CD4 रिसेप्टर। उसके साथ कुछ को रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं जिसको बोलते हैं CXCR4 को रिसेप्टर और CCR5 को रिसेप्टर। तो इसमें कीमोकाइन रिसेप्टर यूज्ड फॉर बाय HIV फॉर अटैचमेंट ड्यूरिंग इन्फेक्शन ऑफ T सेल। तो इसमें CXCR4 भी हो सकता है और CCR5 भी हो सकता है, ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन इसका जो ऑप्शन दे रखा है वो है ऑप्शन नंबर ए, तो इसी को हम लोग कंसीडर करेंगे। इसके अलावा ये दोनों जो होते हैं GPCR टाइप के होते हैं, CXCR3 और 1, तो इनका रोल कुछ अलग होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन प्रमोट ट्यूमर ग्रोथ। तो ट्यूमर ग्रोथ को कौन प्रमोट करेगा? इसके लिए होता है डिक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ CDLA4। CDLA4 क्या है? ऑल्सो नोन एज CD152 is a protein receptor that functions as a immune checkpoint and down regulate immune response। तो as a immune checkpoint की तरह वर्क करता है CDLA4, और इसको CD152 भी बोला जाता है। तो ये क्या करेगा? ट्यूमर ग्रोथ को सॉरी इसमें क्या होगा? अगर T हेल्पर सेल 2 साइटोकाइंस अगर इंक्रीज हो जाएंगे, T हेल्पर सेल 2 का एक्सप्रेशन अगर इंक्रीज हो जाएगा तो फिर क्या होगा? वहां पे ट्यूमर ग्रोथ क्या होगी? प्रमोट होगी, क्योंकि हमें पता है T हेल्पर सेल 2 है वो काफी सारे इंटरल्यूकिन सीक्रेट करते हैं, इंटरल्यूकिन 3, इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 10 सॉरी 10 नहीं होता है, इंटरल्यूकिन 8, इंटरल्यूकिन 13, इस तरह से काफी सारे इंटरल्यूकिन सीक्रेट किए जाते हैं T हेल्पर सेल सेकंड से। और अगर ये साइटोकाइंस रिलीज करेगी तो यहाँ पे क्या होता है? ट्यूमर ग्रोथ को प्रमोट सॉरी काफी सारे साइटोकाइंस सीक्रेट करेगी T हेल्पर सेल, और अगर उसका एक्सप्रेशन डिक्रीज हो गया
ये ऑप्शन मुझे थोड़ा रॉन्ग लग रहा है। अगर इसमें इंक्रीज हो गया एक्सप्रेशन टी हेल्पर सेल 2 का, तो फिर इसमें ट्यूमर ग्रोथ प्रोमोट नहीं होनी चाहिए। ये मैं चेक करके बताऊंगी आपको बाद में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया इनहिबिटिंग फैक्टर हैज बीन यूटिलाइज्ड इन एनिमल सेल कल्चर फॉर। तो ल्यूकेमिया इनहिबिटिंग फैक्टर सेल कल्चर के अंदर क्यों यूटिलाइज किया जाता है? बिकॉज किसी भी सेल की अगर ग्रोथ को, ल्यूकेमिया इनहिबिटिंग फैक्टर इसका नाम से पता चल रहा है, किसी न किसी सेल की ग्रोथ को रिड्यूस करेगा ये, क्योंकि ल्यूकेमिया क्या होता है? ब्लड सेल का डिवीजन। ओके, ल्यूकेमिया क्या होता है? एक टाइप का कैंसर होता है ब्लड सेल के अंदर। तो अगर उसका इनहिबिटिंग फैक्टर है तो उसको क्या करेगा? ट्यूमर ग्रोथ को रिड्यूस करने का काम करेगा। तो ये क्या करेगा? डिफरेंशिएशन में वर्क करता है। इसका आंसर भी देख लेते हैं। Leukemia inhibiting factor promotes self renewal by recruiting signal transducer and activator of transcription 3. Leukemia inhibiting factor is typically added to stem cell culture medium to reduce the spontaneous differentiation. तो spontaneous differentiation को reduce करवाने का काम करता है leukemia inhibiting factor। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is least likely to occur for removal of cancer cells। तो कैंसर सेल के रिमूवल के लिए टी सेल बेस्ड साइटोटॉक्सिसिटी तो सबसे फर्स्ट वर्क होता है हमारे इम्यून सिस्टम का, कि उसमें टी सी सेल एक्टिवेट हो जाती है कैंसर सेल राइज होते ही। तो ये तो होगा। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। तो कॉम्प्लीमेंट पाथवे भी काफी सारे होते हैं फॉर कैंसर सेल। देन फेगोसाइटोसिस से भी कैंसर सेल को रिमूव किया जाता है, लेकिन ऑटोफेजी जो होता है वो सबसे ज्यादा लीस्ट प्रेजेंट होता है फॉर रिमूवल ऑफ कैंसर सेल। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स फ्रॉम मल्टीन्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स इन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। तो कुछ जो मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस होती हैं वो क्या होती हैं? उनकी न्यूक्लियस वो काफी फ्यूज होके मल्टीन्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स बना लेती हैं ड्यूरिंग क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स भी पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल होती हैं, पीएमएल इसका कुछ बोलते हैं। ओके, तो इसके अंदर भी काफी सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन ये नेचुरली प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन ड्यूरिंग क्रोनिक इन्फ्लेमेशन मैक्रोफेजेस क्या होगी? जायंट सेल बना लेगी मल्टीन्यूक्लिएटेड। देन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मैक्रोफेजेस। तो मैक्रोफेजेस के लिए क्या ट्रू नहीं है? मैक्रोफेजेस क्या है? एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, तो हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन देन न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स से ज्यादा लॉन्गर इसका लाइफ स्पैन होगा। उसके बाद मैक्रोफेजेस एट इन्फ्लेमेटरी साइट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फेगोसाइटोसिस ऑफ सेलुलर डिब्रिज एंड हेल्प इन कीपिंग द टिश्यू क्लीन। तो ये भी इसका करेक्ट आंसर है, फेगोसाइटोसिस करवाती है। उसके अलावा मैक्रोफेजेस कंटेन मेनी लाइसोसोम एंड हैव साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस कॉल्ड सूडोपोडिया। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। और जो फेगोसाइटोसिस सेल मैक्रोफेजेस होते हैं उसका अलग अलग टिश्यू के अंदर अलग अलग नेम होता है। लाइक कुफुर सेल जो होती है लीवर के अंदर, वो भी एक टाइप की मैक्रोफेजेस ही है। इसके अलावा मैक्रोफेजेस अपीयर एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन अर्लियर देन न्यूट्रोफिल। तो ये अर्लियर देन न्यूट्रोफिल नहीं होता है। जब भी कुछ इन्फ्लेमेशन या फिर कोई इंजरी होती है तो वहां पे सबसे पहले जो पहुंचती है वो होती है न्यूट्रोफिल्स। ओके, तो ये ऑप्शन इसका रॉन्ग हो जाएगा, हमें नॉट ट्रू पूछा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डू नॉट हैव एक्सुडेट्स। एक्सुडेट्स क्या होता है? कुछ बॉडी का कुछ सिक्रेशन। ओके, कहीं से भी कुछ सिक्रेशन हो रहा था उसको क्या बोलते हैं? एक्सुडेट्स। तो पस का हमें पता है उसमें सिक्रेशन होता है। उसके बाद कैटरल इन्फ्लेमेशन, इसमें भी कुछ सिक्रेशन होता है। सीरस इन्फ्लेमेशन में भी सिक्रेशन होगा, लेकिन ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन इस टाइप का होता है जिसमें क्या होता है? कुछ सिक्रेशन नहीं होता है। तो इसके इन सब के बारे में देख सकते हैं। Catarrh is inflammation of mucous membrane in one of airway or cavities of the body। तो जो एयरवे के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको बोलते हैं कैटरल इन्फ्लेमेशन, और यूजुअली विद रेफरेंस टू द थ्रोट एंड पेरानेजल साइनसेस। It can result in a thick exudate of mucus and white blood cells caused by the swelling of mucous membrane in the head in response to an infection। तो इसमें तो एक्सुडेट है, थिक एक्सुडेट ऑफ म्यूकस। इसके अलावा है ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन इज अ हिस्टोलॉजिक
pattern of tissue reaction which appear following cell injury. Granulomatous inflammation is caused by variety of condition including infection. कोई एलर्जी हो जाती है तब क्या होता है, ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होता है, तो उसमें हमें पता है कोई सिक्रेशन नहीं होता है. ओके, तो ऑटो इम्यून, टॉक्सिक, एलर्जिक, ड्रग एंड नियोप्लास्टिक कंडीशन के टाइम ये क्या होगा, इस टाइप का इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा. Then next, serous inflammation is a form of inflammation where the predominant feature is the production of serum-like exudate. तो यहाँ पे भी serum-like exudate form हो रहा है. Then the fluid may derive from increased capillary permeability as may occur in the early stages of acute inflammation, or it may result from active secretion by cell lining body cavities. Okay, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरल इन्फेक्शन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर यूजुअली एसोसिएटेड विद. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसको बोला जाता है लिम्फोसाइटिक एक्सुडेशन. ओके, इसके अलावा ये होता है प्यूरुलेंट और सुपुरेटिव एक्सुडेट. क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा विद बोथ एक्टिव एंड डेड न्यूट्रोफिल्स, फाइब्रिनोजन एंड नेक्रोटिक parenchymal cells. This kind of exudate is consistent with more severe infections and is commonly referred to as pus. तो ये सुपुरेटिव और पुरुलेंट टाइप का कोई एक्सुडेट होता है तो उसको क्या बोला जाता है, पस का ही टाइप है ये. उसके अलावा फाइब्रिनस एक्सुडेट क्या है, इज कंपोज्ड मेनली ऑफ फाइब्रिनोजन एंड फाइब्रिन. तो ये इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा. इसके अलावा ये सारे क्वेश्चन थे 2011 से 11 में पूछे गए. उसके अलावा कल हम लोग डिस्कस करेंगे 2012, 13, 14 और रिमेनिंग जितने भी ईयर्स के क्वेश्चंस है वो सारे डिस्कस करने की कोशिश करूंगी मैं. ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और कमेंट करें फॉर माय अप्रिशिएशन. एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी प्रिपरेशन करें उनको भी शेयर करें ताकि उनकी भी प्रिपरेशन बूस्ट हो सके, उनको हेल्प मिल सके कुछ. और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें. ओके, so thank you so much for watching. Thank you.